नेल्सन मंडेला की जेल में। रॉबन आइलैंड केप टाउन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। वाटर फ्रंट के इलाके से हर 2 घंटे बाद फेरी सियाहों को लेकर जाती है। ये जजीरा 350 साल तक दुनिया की खौफनाक तरीन जेल रहा। नेल्सन मंडेला ने अपनी 27 साल कैद का बड़ा हिस्सा इस जेल में गुजारा और ये उनकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 5.5 किलोमीटर पर मुहित ये छोटा सा जजीरा इस वक्त यूनेस्को का आलमी विरसा है। दुनिया भर से लोग इसकी सेहत के लिए आते हैं। मैं और डॉक्टर काशिम मुस्तफ़ा मंगल 13 सितंबर की सुबह जोहानसबर्ग से केप टाउन पहुंचे। दोनों शहरों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला है। ये जोहानसबर्ग से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर है। जोहानसबर्ग को दुनिया के सबसे बड़े इनलैंड शहर की हैसियत हासिल है। ये दरियाओं और समंदरों से दूर वीराने में आबाद हुआ। आबादी की वजह सोना थी। 1886 में जोहानसबर्ग में सोना दरियाफ्त हुआ और दुनिया भर के मुहिमजुओं ने उसका रुख कर लिया। यह इलाका उस जमाने में वीरान भी था और बेअबान भी। दरख्त तक नहीं होते थे, मगर फिर लोग आते रहे और ये आबाद होता रहा। आज उसकी आबादी 60 लाख है। ये दाएं से बाएं फैला हुआ शहर है। एक तरफ से 95 किलोमीटर लंबा है और दूसरी तरफ से 110 किलोमीटर। आज भी सोने और प्लेटिनम की दुनिया की सबसे बड़ी कानें इसी शहर में हैं। ताहम केप टाउन बिल्कुल मुख्तलिफ और यूरोप की तरह खूबसूरत और मुनज़्ज़म शहर दिखाई देता है। मौसम ठंडा, माहौल में हरियाली और फिजा में वसअत है। लोग खुश और खुशहाल हैं। सियाहत बड़ी इंडस्ट्री है। गोरे ज़्यादा और काले कम हैं। अटलांटिक ओशन के किनारे आबाद है और अफ्रीका की तरफ से दुनिया का आखिरी शहर है। शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वो मुकाम भी मौजूद है जहां अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन के साथ मिलता है और कुरान मजीद की हकानियत की गवाही देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और वही तो है जिसने 2 समंदरों को मिला रखा है, जिनमें से एक का पानी लजीज और शीरीं है और दूसरे का खारी कड़वा। फिर उनके दरमियान एक पर्दा और सख्त रोक खड़ी कर दी है। केप टाउन से 1 घंटे के फासले पर हरमेनस का शहर वाक़ है, जहां हर साल व्हेल मछलियों की सबसे बड़ी नकल मकानी होती है। दुनिया में जानवरों और परिंदों की 4 बड़ी हिजरतें होती हैं। पहली हिजरत साइबेरिया के परिंदे हैं। ये सर्दियों में रूस के ठंडे इलाकों से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हैं। दूसरी हिजरत जंगली जानवरों की साउथ अफ्रीका से सेंट्रल अफ्रीका की तरफ है। इसमें 30-40 लाख जानवर गोल दर गोल जनूब से शुमाल की तरफ दौड़ते हैं और धरती को हिलाते हुए कीनिया पहुंचते हैं। तीसरी हिजरत सार्डियन मछलियों की होती है। हर साल करोड़ों मछलियां अमरीकी साहिलों से हिजरत करके साउथ अफ्रीका के शहर डरबन के साहिल पर आती हैं, अंडे देती हैं और वापस लौट जाती हैं। और चौथी हिजरत वेल मछलियों की होती है, जो हर साल सितंबर और अक्टूबर में लाखों की तादाद में देवहेकल मछलियां रूस से हरमेनस आती हैं और चंद माह यहाँ गुजार कर वापस चली जाती हैं। हरमेनस में सैकड़ों साल से ये रवायत चली आ रही है। एक खास खानदान के लोग सितंबर के आखिर में चट्टानों पर खड़े होकर वेल मछलियों का इंतजार करते हैं और इन्हें जूं ही पहली वेल नजर आती है, ये बिगल बजाकर पूरे शहर को मुत्तला कर देते हैं। लोग घरों से निकलते हैं, साहिल के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं और झुक कर मछलियों का इस्तकबाल करते हैं। हम हरमेनस भी गए और 4 घंटे ड्राइव करके 2 समंदरों के मिलाप का नज़ारा भी किया, लेकिन सबसे पहले रॉबन आइलैंड। केप टाउन के इलाके वाटर फ्रंट से रॉबन आइलैंड के लिए फेरीज चलती हैं। हमने फेरी ली और आधे घंटे में दुनिया की मुश्किल तरीन जेल पहुंच गए। जजीरे के चारों तरफ फेंस लगी हुई है। देवहैकल गेट भी हैं। गेट के अंदर जेल की 7 मुख्तलिफ बैरिक्स हैं। हमारे गाइड ने अपने तारुफ में बताया, मेरा नाम 45 है। मैं 45 क्यों हूँ, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो हमें लेकर मुख्तलिफ बैरक्स में फिरता रहा। हर बैरक अजियतनाक और तकलीफ दे थी। गाइड ने बताया, कैदी 3 हिस्सों में तकसीम थे। स्याह फाम कैदी पाँव, सर और ऊपरी धड़ से नंगे होते थे। उन्हें पहनने के लिए सिर्फ निक्कर दी जाती थी। वो फर्श पर सोते थे और उन्हें एक खुरदरी चटाई और बदबूदार कंबल मिलता था। उसने हमें कंबल और दरी भी दिखाई। ताहम इंडियन और सफ़ेद फार्म कैदियों को कपड़े और बंकर बेड की सहूलत हासिल थी। कैदियों को उठाने, जगाने और खाने के लिए घंटी बजाई जाती थी, और जो कैदी घंटी की आवाज़ को सीरियस नहीं लेता था उसे टिकटिकी पर लिटाकर कोड़े मारे जाते थे। गाइड ने टिकटिकी भी दिखाई। अमले ने कैदियों की गुफ्तगू सुनने के लिए बैरक्स में माइक्रोफोन भी लगा रखे थे और जासूस भी छोड़े हुए थे। वो हमें आखिर में एक बैरक में ले गया। धमाके से बैरक का आईनी दरवाज़ा बंद किया और फिर जेल की रात का नक्शा खींचना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ ड्रामाई और अंदाज़े बयां में खौफ था। पूरा ग्रुप खौफजदा होकर उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने वार्डन्स के मजालिम और कैदियों के दुख का नक्शा खींचा, और जब हम पूरी तरह उसके शहर की गिरफ्त में आ गए तो फिर उसने इंकशाफ किया, मैं भी इस जेल का कैदी था और मेरा नंबर 45 था। मैं 16 साल की उम्र में जेल आया और 6 साल बाद यहाँ से रिहा हुआ। उसने वो जगह भी दिखाई जहाँ वो रोज़ाना रात के वक्त सोता था और हम सब वहशत से उसकी तरफ देखने लगे।
نیلسن منڈیلا اور اس کے سیاسی ساتھی بیرک بی میں بند تھے۔ یہ 6 بائی 8 فٹ کے چھوٹے چھوٹے سیل تھے۔ سلاخوں کے دروازے کے بعد لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس کی بندش کے بعد سیل مکمل طور پر بند ہو جاتا تھا۔ قیدی فرش پر سوتے تھے اور انہیں کھانے کے لیے دھات کی ایک پلیٹ اور ایک جستی مگ دیا جاتا تھا۔ سیاسی قیدیوں کو احاطے سے باہر نہ نکالا جاتا تھا، تاہم انہیں روزانہ صحن میں بٹھا کر پتھر تڑوائے جاتے تھے اور یہ بعد ازاں جیل کی دیواروں اور فرشوں میں لگائے جاتے تھے۔ نیلسن منڈیلا بھی جیل کے ایام میں مسلسل پتھر توڑتے رہے۔ احاطے میں انگور کی وہ بیل اور وہ درخت آج بھی موجود ہے جس کے نیچے نیلسن منڈیلا نے اپنی بایوگرافی کی صفحات چھپا رکھے تھے اور انقلاب کے بعد وہاں سے یہ اوراق نکالے تھے۔ آپ ان لوگوں کا کمال دیکھیے، انہوں نے اس سختی کے باوجود قیدیوں کے لیے ایک نئی اور خفیہ زبان بھی ایجاد کر لی تھی اور یہ ایک دوسرے سے اس زبان میں پیغام رسانی بھی کرتے تھے۔ مجھے جوہانسبرگ میں نیلسن منڈیلا کے داماد پرنس موزی سے ملاقات کا موقع بھی ملا۔ یہ سوازی لینڈ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرنس نے بتایا، ہم نے 1977 میں شادی کی۔ 1978 میں ہمارے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو ہم اسے لے کر نیلسن منڈیلا سے ملاقات کے لیے گئے۔ ہمیں آدھا گھنٹہ ملا اور اس آدھے گھنٹے میں منڈیلا صرف اپنے نواسے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ رابن آئی لینڈ میں چند دلچسپ ریکارڈ بھی قائم ہوئے۔ مثلاً ڈیوڈ سٹرمین نام کا ایک افریقی سردار 2 بار اس جیل سے فرار ہوا اور یہ پہلی مرتبہ نہ صرف تیر کر جیل سے فرار ہو گیا بلکہ 10 سال جنگلوں میں چھپا بھی رہا۔ یہ دوسری بار گرفتار ہوا اور دوسری بار بھی فرار ہو گیا، لیکن کیپ ٹاؤن کے ساحل سے پکڑا گیا اور اسے واپس لا کر زنجیر سے باندھ دیا گیا۔ یہ تیسری بار بھی فرار ہو رہا تھا، لیکن اسے رابن آئی لینڈ سے آسٹریلیا شفٹ کر دیا گیا اور یہ وہاں جیل میں انتقال کر گیا۔ دوسرا ریکارڈ مسلمان قیدی تھے۔ جیل میں ملائیشیا کے چند عالم دین بھی محبوس تھے۔ ان میں سے ایک شیخ کہلاتے تھے۔ وہ انتہائی پرہیزگار تھے اور رابن آئی لینڈ میں انتقال فرما گئے اور انہیں اسلامی طریقے سے دفن کیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ان کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ مسلمان قیدیوں نے جیل کے عملے کو مطلع کیا۔ عملے نے جگہ کا معائنہ کیا اور وہ بھی شیخ کی کرامت سے متاثر ہو گئے۔ مسلمانوں نے بعد ازاں قبر پر مقبرہ تعمیر کر دیا۔ انقلاب کے بعد مقبرے کی ایک گنبد کو سبز رنگ کر دیا گیا۔ یہ اب رابن آئی لینڈ کے منفرد ترین جگہ ہے اور یہ پورے جزیرے سے دکھائی دیتی ہے۔ تیسرا ریکارڈ، یہ دنیا کی واحد جیل ہے جہاں آج ماضی کے وارڈن اور قیدی دونوں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ماضی کی باتیں کرتے ہیں۔ عملے نے قیدیوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے تھے، لیکن نیلسن منڈیلا نے سب کو معاف کر دیا اور یوں اب دونوں مل کر جیل کا وزٹ کرتے ہیں۔ چوتھا ریکارڈ، جیل میں پڑھے لکھے قیدیوں نے ان پڑھ قیدیوں اور عملے دونوں کو پڑھایا تھا۔ نیلسن منڈیلا کا قول تھا، ایچ ون ٹیچ ون، لہذا جیل کے خاتمے کے بعد 2/3 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ پانچواں ریکارڈ، یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے 2 قیدی صدر بنے اور ایک نے نوبل انعام حاصل کیا۔ اور چھٹا اور آخری ریکارڈ، یہ دنیا کی واحد جیل ہے جسے یونیسکو نے عالمی ورثہ ڈکلیئر کیا اور ہم سارا دن اس جیل میں پھرتے رہے اور نیلسن منڈیلا کے صبر اور برداشت کی داد دیتے رہے۔